हेलो फ्रेंड्स, मैं राशिद अली एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है हम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर स्टार्ट कर चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर की ये हमारी सीरीज चल रही है, एमसीक्यू सीरीज चल रही है। एमसीक्यू सीरीज का आज हमारा लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। इससे पहले हम 5 लेक्चर कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो हमारे लेक्चर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर, इलेक्ट्रिकल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स कि हम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और आज भी हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। हम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं कि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो फ्रेंड्स, हमसे बने रहिएगा और अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जितने भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल का इस जो वीडियो है उसका उस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो पीडीएफ है उसको प्रोवाइड करा देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 7 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं अपने 5 लेक्चर में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे और वो अपने जो सब्जेक्ट है उसको कवर, अपने चैप्टर है उसको कवर नहीं किया तो उसको भी कवर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है हम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज ही आपके क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। जब आपका ये सिलेबस इसका ख़त्म हो जाएगा टीडीपी का, उसके बाद हम इसका क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे और एग्जाम से पहले आपकी रिवीजन क्लास भी स्टार्ट कराएंगे। वही क्रैश कोर्स हमारा एक प्रकार की रिवीजन क्लास चलेगी फ्रेंड्स। और इसी सेशन के साथ आपका मीन्स टीडीपी के साथ में आपको पावर प्लांट भी पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स। और जैसे ही टीडीपी ख़त्म होगा तुरंत मैं आपका जो आपका एक सब्जेक्ट और बचता है फ्रेंड्स, ईडीडी फर्स्ट, उसको भी स्टार्ट करूँगा हमारे चैनल पर। सेकेंड ईयर के फ्रेंड्स, ईडीडी सेकेंड अभी हम फर्स्ट बाद में स्टार्ट करेंगे। अभी हमारा कौन कौन सा सेकेंड ईयर के चल रहे हैं, तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग कवर हो रहा है, टीडीपी कवर हो रहा है फ्रेंड्स, आईसी कवर हो रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन कवर हो रहा है। आपका सारे सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट बच रहा है आपका ईडीडी फर्स्ट। तो वो मैं आपको इस सेशन के बाद, मतलब इसको खत्म हो जाने के बाद कराऊंगा, क्योंकि आपको पता है जो पावर प्लांट है उसका कोर्स लगभग खत्म हो गया है। सिर्फ दो चैप्टर और बचे हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग में, तो उसको भी हम कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप पावर प्लांट इंजीनियरिंग के भी नहीं देख पाए तो उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम में पूछा जाना है। तो हम उसको भी एक सीरीज के माध्यम से ही कवर करा रहे हैं, उसमें भी एमसीक्यूज ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल पावर के ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के चालक का आर्थिक साइज निश्चित किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका आर्थिक साइज है, मतलब जो इकोनॉमिकल साइज है, मोस्ट इकोनॉमिकल साइज का मतलब है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन या फिर जो आपकी केबल है उसको सस्ता बना देना। मतलब उसमें जो कॉस्ट लग रही है या फिर जो एनर्जी में हम जो एनर्जी का ट्रांसमिशन करा रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूशन करा रहे हैं ऊर्जा का, तो वहाँ पर जो अनवांटेड हमारे एक्सपेंडिचर हैं तो वो रिमूव हो जाए। मतलब जो हमारे बेकार के खर्चे हैं या फिर जो लॉसेस हो रहे हैं वो लॉसेस किसी भी प्रकार से कम हो जाए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन कहा गया है कि इलेक्ट्रिकल पावर के ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के चालक का आर्थिक साइज निश्चित किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जो आपके एक साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट कौन है आपके, केल्विन। तो केल्विन के नियम के अनुसार या केल्विन्स लॉ के अनुसार हम क्या करते हैं, हमारे जो कंडक्टर है उसके साइज को निश्चित करते हैं, या फिर जो आर्थिक साइज है या मोस्ट इकोनॉमिकल साइज हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ केल्विन्स लॉ। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जबकि किरचॉफ लॉ गलत, ओम्स लॉ गलत, फैराडेज लॉ गलत। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कॉस्ट कितने प्रकार की होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि किसी भी प्रकार की कॉस्ट की अगर हम बात करें तो कॉस्ट 2 प्रकार की होती है। एक कॉस्ट होती है आपकी फिक्स कॉस्ट एंड सेकेंड वन इज रनिंग कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, इसको नोट डाउन करते हुए चलेगा। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो कॉस्ट को 2 पार्ट्स में हम कैटेगराइज करते हैं फ्रेंड्स। पहला होता है हमारा पहली कॉस्ट होती है हमारी फिक्स कॉस्ट फ्रेंड्स। सेकंड होती है हमारी रनिंग कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट। तो मैं फिक्स कॉस्ट की बात करूं, फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होगी फ्रेंड जो हम एक बार यूज़ करें, मीन्स एक बार पेमेंट करें। जैसे हमको क्या करना है, एक पावर स्टेशन इंस्टॉल करना है, तो जो पावर सिस्टम है उसको इंस्टॉल करने के लिए या पावर सब स्टेशन को इंस्टॉल करने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले लैंड की रिक्वायरमेंट होगी, फिर उसके बाद मशीन की रिक्वायरमेंट होगी, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। तो ये सारी की सारी हमारी जो कॉस्ट इन्वेस्ट हो रही है वो हमारी फिक्स कॉस्ट के अंतर्गत आने वाली है, क्योंकि एक बार जब लैंड खरीद लिया तो बार बार उसको नहीं खरीदना, एक बार वन टाइम पेमेंट है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि एक बार पेमेंटेबल जो हमारी कॉस्ट होती है उसको हम फिक्स कॉस्ट की श्रेणी में रखते हैं। अगर हम रनिंग कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होगी जो ऑपरेशन में यूज होने वाली है या फिर एक्सपेंडिचर जिसका हो रहा है या खर्च हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि रनिंग कॉस्ट कौन सी होगी, जैसे
आपका लेबर चार्ज हो गया, फ्यूल चार्ज हो गया, मेंटेनेंस कॉस्ट हो गई, ये सारी की सारी हमारी रनिंग या वेरिएबल कॉस्ट है। तो फ्रेंड्स इसको नोट डाउन करते हुए चलेगा। अब आप लगा लीजिएगा कॉस्ट कितने प्रकार की होती है। तो कॉस्ट होती है 2 प्रकार की, मैंने डिटेल में आपको दोनों के बारे में भी बता दिया, कहाँ कहाँ यूज़ होती है वो भी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से फिक्स कॉस्ट है। तो अभी मैंने आपको बता दिया, अगर आप एक बार इसको अच्छे से कवर करेंगे तो आई थिंक इसको आंसर खुद ही दे सकते हैं। आलम्बों की लागत, मतलब जो आपके सपोर्ट्स हैं, पोल्स हैं, उसकी लागत बोला जा रहा है। सेकंड बोला जा रहा है कैंची भुजाओं की लागत, कैंची भुजा मतलब क्रॉस आर्म की भुजा लागत या कॉस्ट। सी बोला जा रहा है आपका विद्युत रोधकों या इंसुलेटर्स की लागत। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, एक बार हम सपोर्ट भी वन टाइम पेमेंटेबल है या फिर बहुत लॉन्ग लाइफ होती है उसकी, काफ़ी समय तक हम इसको यूज़ करते रहते हैं। सेम हेयर अगर हम बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर भी यही होगा। इसी प्रकार जो कैंची क्रॉस आर्म होती हैं, क्रॉस आर्म कैंची भुजाओं का मतलब है ये वाली फ्रेंड्स, ये जहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। कभी कभार हम इसको ट्रांसमिशन लाइन के भी लिए, उसको ट्रांसमिशन लाइन को दूर करने के लिए भी, मीन्स जो उसके कंडक्टर हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये एक दूसरे से शॉर्ट हो जाए, तो इसलिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसको बोलते हैं कैंची भुजाएं, ठीक है, आर्म, क्रॉस आर्म। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सभी, ऑल ऑफ द अबव। जबकि हम सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट भी फिक्स में आएगा। कैंची भुजाओं की जो लागत है वो भी हमारी फिक्स कॉस्ट में आएगी। विद्युत रोधकों की जो लागत है वो भी हमारी फिक्स कॉस्ट के अंतर्गत आने वाली। फ्रेंड्स जो टफ वर्ड है उसको मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, इसीलिए मैंने लिखा है कि इंग्लिश वाले बच्चों को दिक्कत ना आए। तो आप इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो इसको आप इंग्लिश वाले बच्चों तक शेयर कर दीजिए, आप हिंदी वाले बच्चे हैं तो आप हिंदी वाले बच्चों तक इसको शेयर कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है चल लागत रनिंग या वेरिएबल कॉस्ट है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, रनिंग कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है। जो आपका IR ड्रॉप हो रहा है, मींस IR ड्रॉप बोले तो I स्क्वायर R ड्रॉप जो हो रहा है उसकी लागत बोला जा रहा है या उसका लॉस बोला जा रहा है, मेंटेनेंस कॉस्ट बोला जा रहा है। तो दोनों ही एक प्रकार की आपकी जो रनिंग कॉस्ट है उसकी श्रेणी में आती हैं। तो आपकी हो गया ऑप्शन C, A एंड B बोथ, ठीक है। तो ऑप्शन C इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स अगर आपको दिल से ये अच्छा लग रहा है तो आप दिल से इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं आपको ज़्यादा आउटपुट देने के लिए, मैं इसको प्रिंटेड फॉर्म में इसलिए नहीं रख पा रहा हूँ क्योंकि आपको ज़्यादा आउटपुट देना है। फ्रेंड्स अभी आपके पास समय कम है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपको MCQs मिल जाए उतना ज़्यादा बेटर है। तो उसको मैं और बेटर बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ, इसको आपके सब्जेक्ट के हिसाब से ही डिज़ाइन कर रहा हूँ। फ्रेंड्स टोटली बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है, ये A1 कंटेंट है, आपके जो सिलेबस है उसी से रिलेटेड है। क्योंकि मुझको पता है, मैं खुद 3 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, GTI के बच्चों को, पॉलीटेक्निक के बच्चों को, तो मुझको खुद पता है फ्रेंड्स कि कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी को मैं दृष्टिगत बनाते हुए मैंने ये सारे के सारे क्वेश्चन डिज़ाइन किए। तो आप इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है केल्विन्स लॉ के अनुसार सही संबंध है। तो ऑप्शन A गलत हो जाएगा, ऑप्शन C गलत, ऑप्शन D गलत। अगर मैं केल्विन्स की नियम की बात करूँ तो केल्विन्स का लॉ होता है, केल्विन्स लॉ होता है A = अंडर K2 अपॉन K1। तो आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है मॉडिफाइड केल्विन्स लॉ के अनुसार सही संबंध है। तो मॉडिफाई अगर केल्विन्स की बात करें तो मॉडिफाई केल्विन्स का नियम होता है, इसके साथ x और आ जाएगा। फ्रेंड्स इसको सही से लिखिएगा। तो ये वाला ऑप्शन होगा आपका C वाला, A = अंडर K2 अपॉन K1 x, ठीक है। ये है आपका मॉडिफाई केल्विन्स लॉ का सही संबंध, ठीक है। जबकि ये वाला गलत है, B वाला, A वाला गलत है और D वाला गलत है, C इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड्स जो आपका मोर इकोनॉमिकल साइज था, या फिर अगर हम बात करें इकोनॉमिक जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन था, तो उसमें इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो बचे हैं मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, अब क्रैश कोर्स स्टार्ट करूंगा। हालांकि आपके जो MCQs है वो इतने ही बनेंगे, इससे ज़्यादा केल्विन पर बनने वाले हैं नहीं। और क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही मैं लेकर आया हूं यहाँ पर, और ज़्यादा इस पर केल्विन्स लॉ पर नहीं बन सकते, क्योंकि सिंगल आपका केल्विन्स लॉ ही है जो आपका 7 चैप्टर है उसमें। तो अभी मैं आपको इसको कंप्लीट कराकर फिर आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट करूँगा, है ना। अब आपका जो चैप्टर नंबर 9 है और 10 है उससे मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर डाला हूँ। मीन्स DC 2 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड DC 3 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से है ये। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया निम्नलिखित में से डिस्ट्रीब्यूशन का कौन सा तंत्र या सिस्टम उच्च वोल्टता हाई वोल्टेज पर सर्वोत्तम है, सबसे अच्छा हाई वोल्टेज के लिए बोला जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो DC है उसमें आपका पहली बात तो स्किन इफेक्ट नहीं हो रहा है, साथ के साथ एक प्रकार का कोरोना लॉस भी कम ही हो रहा है। फ्रीक्वेंसी में किसी प्रकार के यहाँ पर चेंजिंग नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको पता है फ्रीक्वेंसी 0 है। तो आपका जो DC सिस्टम है वो सबसे बेस्ट है आपका
हाई वोल्टेज का ट्रांसमिशन करने के डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, जबकि 3 फेज एसी गलत, सिंगल फेज एसी गलत, एसी सिस्टम भी गलत। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है डीसी टू वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पावर लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पावर लॉस ना तो हम आई आर से करेंगे, ना ही हम बी स्क्वायर आर से करेंगे, सभी तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। टोटल लॉस इक्वल टू 2p स्क्वायर रो एल अपॉन वी स्क्वायर ए। अगर मैं इन सबके रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो p है आपका पावर, रो की बात करूं तो रो है आपका स्पेसिफिक रजिस्टिविटी, एल की बात करूं तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, बी एम की बात करूं तो मैक्सिमम वोल्टेज, ए की बात करूं तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। इन सबको लिखते हुए चलेगा। टी एल का मतलब है टोटल लॉस। इन सबको नोट डाउन करते हुए चलेगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है किस वोल्टेज का चयन HVDC के लिए करते हैं। मीन्स HVDC की पहले तो मैं आपको फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ। हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट, क्या हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट। तो आपकी HVDC की जो फुल फॉर्म है वो हो गई हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट। अब ये बोल रहा है कितने वोल्टेज तक यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जो आपकी HVDC है तो वह हम यूज़ करते हैं प्लस माइनस 500 किलो वोल्ट तक, केवी तक। ठीक है, केवी तक, नॉट केवी, केवी तक, 500 केवी तक, किलो वोल्ट तक। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है HVDC का अर्थ है। तो अभी मैं आपको बता दिया, HVDC स्टैंड फॉर होता है हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट। तो ढूंढ लीजिएगा अपना ऑप्शन, बी वाला करेक्ट हो गया, जबकि ए गलत, बी गलत, ए गलत, सी गलत और डी गलत। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आपका 11 बोल रहा है। 11 क्वेश्चन में कहा गया है एक ट्रांसमिशन सिस्टम में फीडर किसको, मतलब डैश है, को पावर देता है। मतलब फीडर किसको पावर दे रहा है। तो मैं आपको बता दूं, सब स्टेशन को नहीं देगा, जनरेटिंग स्टेशन को नहीं देगा। फीडर का काम क्या होता है? फीडर का काम होता है सब स्टेशन से पावर का ट्रांसमिशन कराना। किसको? डिस्ट्रीब्यूटर तक। तो किसको दे रहा है पावर? डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहा है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है वोल्टेज ट्रांसमिशन में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होता है। तो ट्रांसमिशन की बात कही गई है। तो अभी मैं आपको बता चुका हूं कि ट्रांसमिशन की मतलब क्या है। ट्रांसमिशन का मतलब, अगर मैं बात करूं जनरेटिंग स्टेशन की, तो आपको पता है फ्रेंड्स 11 kV पर जनरेट किया जाता है पावर का। अब पावर का जनरेशन 11 kV पर किया जा रहा है, तो 11 kV से हम क्या करेंगे, 11 kV पर तो ट्रांसफर कर नहीं पाएंगे, 11 kV से कम पर भी नहीं कर पाएंगे। हम क्या करते हैं, 11 kV से ज़्यादा पर करते हैं। 66 kV हो गया, 132 kV हो गया, 400 kV हो गया, इतने kV पर हम क्या करते हैं, इसका पावर का ट्रांसफर कराते हैं। तो आपकी कौन सा यहाँ पर ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट होगी, स्टेप अप की। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वहीं पर अगर जस्ट अपोजिट पूछ ले कि डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन करते समय कौन से ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, तो वहीं पर आपका ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाता है, जैसा क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया। देख लीजिएगा, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, तो स्टेप डाउन करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो अप करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डाउन करेंगे। दोनों को नोट डाउन करते हुए चलेगा। डिस्ट्रीब्यूटर कहलाता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या कहलाता है, किसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटर। तो मैं आपको बता दूं, डिस्ट्रीब्यूटर होता है आपका जो मेंस है। एक सेकंड, ऑप्शन के थ्रू पहले मैं जाता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। यहां पर देखिएगा ऑप्शन ए क्या बोल रहा है। ऑप्शन ए बोल रहा है जो सर्विस मेन को पावर देता है, बी है जो सब स्टेशन को पावर देता है, सी है जो फीडर को पावर देता है। तो मैं आपको बता दूं, ना तो फीडर को पावर देगा, ना ही सब स्टेशन को पावर देगा। तो जो सर्विस मेंस को पावर देता है, मतलब जो सर्विस मेंस को पावर प्रोवाइड करा रहा है, वो हमारा होता है क्या, डिस्ट्रीब्यूटर। अगर मैं फीडर की बात करूं तो फीडर पावर देता है डिस्ट्रीब्यूटर को। ठीक है, इसको नोट डाउन करिएगा। और डिस्ट्रीब्यूटर पावर देता है आपका सर्विस मेंस को या सर्विस लाइंस को। ठीक है, तो ये सारी की सारी हो गई। और अगर सर्विस कनेक्शन की बात करूं तो सर्विस कनेक्शन जो सर्विस मेंस से आपके कंज्यूमर को जोड़ती है, या फिर जो कंज्यूमर को पावर दे रहा है, वो सर्विस कनेक्शन कहलाते हैं। तो इन सबको नोट डाउन करिएगा। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं ये, बहुत बच्चों से इसमें गलतियां होती हैं, गड़बड़ियां होती हैं। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन 14 है उसका ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो गया। ऑप्शन 15 पर आ जाइए। सर्विस मेंस कहा जाता है या कहलाता है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बता दिया सर्विस मेंस के बारे में। यहाँ पर आप खुद बता सकते हैं कि सर्विस मेंस क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर को पावर देने वाला, डिस्ट्रीब्यूटर से पावर लेने वाला। एक सेकंड, दोनों एक से हो गए क्या फ्रेंड्स? देखिएगा, ये दोनों सेम हो गए। डिस्ट्रीब्यूटर को पावर देने वाला, डिस्ट्रीब्यूटर से पावर लेने वाला होगा यहाँ पर।
ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर से पावर लेने वाला। ठीक है, तो अब देखिएगा ऑप्शन बी में कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटर को पावर देने वाला, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी वाले में बोला डिस्ट्रीब्यूटर से पावर लेने वाला। ऑप्शन सी में कह रहा है कंज्यूमर से डिस्ट्रीब्यूटर से जोड़ने वाली लाइंस। तो अगर मैं आपको बताऊं कि जो आपकी सर्विस मेंस है वो किससे पावर लेता है, वो पावर लेता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर से। ठीक, तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कंज्यूमर सिस्टम की, तो ये लाइन एक प्रकार की आपकी सर्विस कनेक्शन आपके कहलाएंगे, सर्विस कनेक्शन ये वाले कहलाएंगे आपके। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है फ्रेंड्स, लो वोल्टेज में वोल्टेज वेरिएशन अनुमानित है, मतलब कितना हम अनुमान लगाते हैं कि कितना वोल्टेज वेरिएशन होने वाला है लो वोल्टेज में। तो मैं आपको बता दूं लो वोल्टेज में होता है आपका ±5%। वहीं पर अगर मीडियम की बात करें तो ±9%। अगर वहीं पर मैं हाई की बात करूं तो हाई का होता है 12.5%। ठीक है, तो दोनों को नोट डाउन करते चलिएगा, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक है तीनों का। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है फ्रेंड्स, 3 वायर, क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है फ्रेंड्स 3 वायर डीसी सिस्टम में टोटल लॉस को कैलकुलेट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं 3 फेज जो आपका डीसी सिस्टम है उसमें टोटल लॉस को कैलकुलेट करते हैं बी वाले ऑप्शन के थ्रू। 3 वायर की बात कर रहा है, तो 3 वायर में आपका होता है टोटल लॉस इक्वल टू P² रो L अपॉन 2BM² A, ये वाला। तो बी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये अच्छे लगे हैं तो इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।